आज हम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी स्थान के भूगोल के अंतर्गत मृदा संसाधन सॉइल रिसोर्सेज का अध्ययन। भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने व बढ़ने के लिए जीवांश और खनिजांश प्रदान करती है मृदा या मिट्टी कहलाती है। सूक्ष्म शब्दों में प्राचीन कहावत चरितार्थ होती है कि समूचा संसार ही मिट्टी का संसार है। मानव इस मिट्टी से ही जन्म लेता है और इसका अंत भी इसी मिट्टी में होता है और ये मिट्टी में समा जाता है। बल्कि हम अगर ये कहें कि मिट्टी ही जीवन पर्यंत मनुष्य का पोषण करती है तो ये बात बिल्कुल सत्य है। मिट्टी को एक संसाधन माना गया है और इसकी रचना प्राकृतिक दशाओं से होती है। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्येक तत्व चट्टान, तापमान, जीव क्रियाएं, वनस्पति, वायु, जल आदि अपना योगदान देते हैं मिट्टी के निर्माण में। मिट्टी की विशेषताओं के संबंध में चट्टानों की संरचना, धरातलीय स्वरूप, ढाल का सामान्य प्रतिरूप, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि महत्वपूर्ण है। इस प्रकार देश, राज्य या छोटे से स्थान के लिए भी मिट्टी, उससे उत्पन्न फसलें, चारे, प्राकृतिक वनस्पति आदि की जो जननी है वो मिट्टी ही है। उपजाऊ मिट्टी जहाँ की होती है तो वो कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, और जहाँ की मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं है तो उसमें उसके लिए खाद डालनी होती है, उसके लिए प्रयत्न करने होते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनानी होती है। राजस्थान के संदर्भ में मरुस्थल की जो मिट्टियाँ हैं एक ही रात में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना आवरण जमा देती है। यहाँ की 61% यानी राजस्थान की 61% भूमि मरुभूमि है, जिसमें से 40% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात 11 जिले मरुस्थलीय मिट्टी के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जिले अरावली के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं और बालू की मिट्टी का फैलाव इतना अधिक है कि इन जिलों में जो बहने वाली नदियां हैं वो भी इन क्षेत्रों को पार नहीं कर पाती, अतः बलुई मिट्टी में विलीन हो जाती है। सिर्फ लूनी ही एक ऐसी नदी है जो कच्छ के रण तक पहुंच पाती है। बाकी सारी नदियां इस बालू की विशाल जहाज में समा जाती है। वही अरावली के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग की जो बनावट है वो विषम प्रकार की है। यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं जिनमें उर्वरता भी पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ बालू में होती है, जिसमें 90 से 95% तक बालू के कण पाए जाते हैं और 5 से 7% ही मटियार पाई जाती है। अरावली के पूर्वी भाग में लेटराइट, लाल, दोमट, कछारी, काली आदि मिट्टियाँ अलग अलग स्थानों पर पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे राज्य में मिट्टियों के प्रकार। राज्य में पाई जाने वाली जो मिट्टियाँ हैं प्रधानतः उनकी उपलब्धता और विशेषता और कृषि की उर्वरता यानी उपजाऊपन पर आधारित होती है। इस आधार पर हम 8 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहली रेतीली मिट्टी, दूसरी भूरी और रेतीली मिट्टी, तीसरी लाल और पीली मिट्टी, चौथी लाल लोमी मिट्टी, पांचवी मिश्रित लाल और काली मिट्टी, 6 है मध्यम काली मिट्टी, 7 है कांपीय मिट्टी, 8 है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, 9वीं है लवणीय मिट्टी। ये सभी जो मिट्टियां हैं वो राजस्थान में पाई जाती हैं और इनके जो उपयोग हैं और इनकी जो उर्वरता है वो सबकी अलग अलग है। आप इनकी जो डिटेल स्टडी है वो आप कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि
मिट्टी की जो अपरदन है वो किन कारण से, या हम ऐसा कह सकते हैं कि मिट्टी की अपरदन की समस्या क्या है। मृदा अपरदन व मृदा अपक्षरण की समस्या को हम एक रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा दे सकते हैं। प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों द्वारा किसी भी प्रदेश के मिट्टी के आवरण को नष्ट करने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। इस प्रक्रिया में बहता हुआ जल, हवा की भूमिका मुख्य होती है। बहुत बार मानव क्रियाओं से भी मृदा अपरदन गतिशील हो जाता है या गति में वृद्धि होती है। प्राकृतिक वनस्पति का अत्यधिक चराई या असंगठित तरीकों से उनको काटना खेती के परिणाम स्वरूप भी मृदा अपरदन होता है, जिनके कुप्रभाव से हमारा राज्य ग्रसित है। इसमें जल जो है वो भी मिट्टी के अपरदन में बहुत अधिक सहायक है। जैसे चंबल नदी में जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो जल से अपरदन के कारण ही है। इसके अलावा जो वायु अपरदन है वो उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रमुखता पाई जाती है, जहाँ पर कि रेगिस्तान पाया जाता है। और जो जल है, प्रवाहित जल है, वो धरातल से मिट्टी काटकर गहरे खड्ड बना देता है, लेकिन वायु बिना किसी रुकावट के मिट्टी की ऊपरी सतह को उड़ाकर और दूर ले जाती है, जिसमें मानवीय क्रियाएं जैसे अति चराई, गहन चराई, मृदा अपरदन आदि को भी गंभीर समस्या उत्पन्न करती है। ये मानवीय कारक हो गए, मतलब कि अत्यधिक पशुओं को चराना, वहां से काट लेना, या कई बार हम कोई किसी प्रकार की खेती करते हैं तो उस सब में भी मृदा के अपरदन में अवश्य ये आता है। मृदा अपरदन के जो कारक हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मृदा अपरदन का जो कारण है वो सबसे पहला कारण तो वर्षा का जल है। वर्षा के जल के कारण जैसे चंबल और माही नदी में अनेक सहायक नदियां हैं जो निरंतर भूमि के अपक्षरण को कर रही है, वनाच्छादित भूमि को नष्ट कर रही है, और प्रतिवर्ष इनके द्वारा चरागाह भूमि और आहरण भूमि आदि में कमी होती जा रही है। अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो चरागाह है वो भी भेड़ बकरियों के द्वारा नष्ट कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो चरागाह है वो अत्यधिक चराई के कारण भूमि के अपरदन का कारण बनते जा रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में जो पहाड़ी ढाल है वहाँ पर लोग वनों को अपनी जलावन लकड़ी के लिए काट कर ले जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए काट देते हैं। इस आधार पर जो वन होता है वो पहाड़ी ढालों पर होता है। कृषि की अवैज्ञानिक ढंग से अपनाकर कृषि में मिट्टी क्षरण को हम बढ़ावा देते हैं। जैसे कि जब हम बोते हैं तो बोते समय गलत तरीके से बोने से भी मिट्टी का क्षरण बढ़ता है। राजस्थान में वर्षा ऋतु के पूर्व बसंत काल से पूर्व जो तेज आंधियां चलती हैं उसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति और उसके उर्वरक तत्व जो है वो उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये राजस्थान के मिट्टी के अपरदन के जो क्षेत्र हैं वो राजस्थान में जो चंबल नदी की जो बीहड़ है उनमें है एक तो, और इसके अलावा गंगापुर, हनुमानगढ़ और जिलों में सैकड़ों जो गांव हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, जिसमें मिट्टी का कटाव पाया जाता है। बाढ़ के कारण घग्गर, चंबल, बनास और बाणगंगा नदी के क्षेत्र में भी मिट्टी का कटाव होता है। और मरुस्थलीय प्रसार के कारण जो वायु अपरदन है उसके कारण भी मिट्टी का अपक्षरण या हम कह सकते हैं अपक्षय या अपरदन होता है। अब हम
मृदा संरक्षण के उपाय बताएंगे। मृदा संरक्षण के जो उपाय हैं वो है व्यापक पैमाने पर जो बंजर भूमि पड़ी हुई है राजस्थान पे, वहाँ वृक्षारोपण किया जाए ताकि मृदा का क्षरण या मिट्टी का कटाव कम हो, मृदा संरक्षण किया जा सके। जोतों के आकार बढ़ाने चाहिए, तो जोतों के आकार बढ़ाने से भी, और 1 फसली 2 फसली 3 फसली फसलें होनी चाहिए, जिससे कि भूमि जो है खाली नहीं पड़े रहे और उसमें अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन हो। खेतों के चारों तरफ मेड़ लगानी चाहिए, कांटेदार मेड़ लगानी चाहिए, जिससे कि वृक्ष और झाड़ियों की कतार के कारण मृदा अपरदन नहीं हुए। बहते हुए जल को रोकने के कारण भी मेड़बंदी की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि मृदा अपरदन नहीं हो सके। पहाड़ी ढालों पर और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण, वही सारा कि वृक्षारोपण करना चाहिए। पशुओं की चराई को नियंत्रित करनी चाहिए, जिससे कि मृदा अपरदन को रोका जा सके। जो मिट्टी कट जाती है उसे रोकने के लिए खेतों में ढाल के रूप में आड़ी खाइयां बनाई जानी चाहिए, जिससे कि मृदा अपरदन रोके जा सके। इसके अलावा पशुओं को चराने के लिए निश्चित स्थान फिक्स करना चाहिए, जिससे कि हर जगह पशु चरागाह करके और मिट्टी का अपरदन ना कर सके। बहते हुए जल की मात्रा में कमी लाने के लिए पहाड़ी ढालों पर, उनके ऊंचे भागों पर या छोटे छोटे तालाब या एनीकट बनाकर और उसका पानी रोका जाना चाहिए, ताकि वर्ष भर सिंचाई के काम आ सके और मृदा के अपरदन को रोक सके। ये सभी कारण थे जो कि मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। आज हमने मिट्टी के मृदा के विषय में एक विस्तृत अध्ययन किया।